A very warm good morning to our esteemed guests, respected faculties and fellow students. I am Divya Chaudhary from BCom CA second year. Today I am glad to introduce you to a seminar on entrepreneurship. Entrepreneurship is the driving force behind innovation, economic growth and new technology. It empowers individuals to turn ideas into reality, fostering a culture of self-reliance and business acumen. This seminar is not just about business, it's a platform for personal and professional growth. Without further ado, now I would like to invite our honorable guest, Dr. Dilip Mandloi sir, our program coordinator, Dr. Kailash Patel sir, and Mrs. Purnima ma'am, along with all faculty, to enlight the lamp and garlanding Ma Saraswati. या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम्. Now following the Indian tradition of Atiti Deva Bhava, I now request Mr. Chitesh Khare sir to formally welcome our guest speaker, Dr. Dilip Mandloi sir, with a symbolic life-giving plant. Today we are glad to have an expert, Dr. Dilip Mandloi sir. He has done PhD and MSc in organic chemistry, post-graduation in project management and development from Bradford University, UK. With a wealth of experience as the former director at the Ministry of MSME, Government of India. Dr. Mandloi is a visionary leader in implementing impactful schemes and policies, providing valuable techno-managerial assistance to the MSME sector. His vast knowledge spans across cluster development, lean manufacturing practice in MSME sector. He is an extending assistant in IPR matter and assistance in implementing energy technology, guidance in WTO and anti-dumping matters. Prior to Ministry of Industry, he worked more than 40 years in Jayant Vitamins Ltd and Bombay Dyeing in R&D and has a professor and quality control manager. He owned patents for the product Instant Rajma and Chickpeas filed in 2017 and a remarkable track record of setting up over 200 industries. Now, I would like to invite our esteemed guest to enlighten the student. नमस्कार, आवाज़ आ रही है आपको? मैं पीपीटी नहीं दूंगा, मैं बोलना चाहता हूँ डायरेक्टली। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप काफ़ी यंग हैं लोग, आपको कुछ डाउट्स हों, कुछ क्वेश्चंस हों तो आप पूछ लेना इस पे, है ना? क्योंकि मैं बोलूँगा पीपीटी से तो वो स्पीड से चले जाएगा। काफ़ी यंग हैं आप लोग। फर्स्ट मैं बताता हूँ इंडस्ट्री है क्या या एमएसएमई क्या है। फर्स्ट चीज़ तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री है वो स्टेट मैटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैटर नहीं है। इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बेसिकली इट इज़ ए नोडल मिनिस्ट्री। मेन जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है वो लोग करते हैं, बाकी जो भी काम है वो स्टेट लेवल पे होता है। सेंट्रल लेवल पे कुछ भी नहीं होता है। सेंट्रल लेवल में ओनली गाइडेंस का काम होता है कि क्या करना है, नहीं करना है। एंड जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं स्पेशली एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए वो बनाई जाती हैं स्टेट के द्वारा, मेजर पॉलिसी के अलावा। यदि आप बेक में जाएंगे इंडिपेंडेंस के बाद, तो 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल स्केल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए फोर्ड फाउंडेशन की हेल्प से एक डिपार्टमेंट बनाया। सीडो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का पार्ट होता था, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो 1955 उस ज़माने में क्या था, टेक्नोलॉजी थी जो बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल थी। फॉर एग्जांपल किसी को मान लिया ट्यूब्स बनाना है, शूज़ बनाना है, या पीवीसी पाइप्स बनाना है, बेल्ट्स बनाना है, या रेडीमेड गारमेंट के प्लांट्स लगाना है, तो टेक्नोलॉजी इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं थी। तो वो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट के रूप में एक सेटअप किया गया था।
ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट्स में। एमपी में जो उसका हेड ऑफिस होता था वो इंदौर में होता था। उसके बाद चलता रहा 17-18 ईयर गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी कंट्रोल्स थे। 1977-1978 में जब जनता गवर्नमेंट बनी तो जनता गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें प्रोटेक्शन स्मॉल स्केल को ज़्यादा देना है। तो एक इंडस्ट्री मिनिस्टर होते थे मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस ने 1977-78 में आइटम्स को रिजर्व करना चालू किया, जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व होंगे किसके लिए बनाने के लिए, स्मॉल स्केल के द्वारा। तो मोर देन 913 आइटम्स ऐसे थे जो स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व कर दिए गए, इसको इसके अलावा कोई बना नहीं सकता। उस टाइम 1970, आप तो बात के हैं जो पुराने शायद कोई होगा इनमें से, तो 1977 के टाइम कोकोला इंडिया मार्केट में था, सब चीज़ें थी, उस टाइम फिर वाइंड अप हुई और फिर इंडियन मार्केट में आपका थम्स अप आया, ड्यू, दूसरे वाले जो प्रोडक्ट हैं इंडियन प्रोडक्ट्स आना चालू हुआ। 1991 में फिर चेंजेस आए। 1991 में जो कंट्री की इकोनॉमिकल पोजीशन थी वो काफ़ी वीक थी, तो हम लोगों को अंदर कुछ डिक्टेट किया गया वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा, तो हमें अपनी इकोनॉमी ओपन करना पड़ी। तो 1991 से फिर इकोनॉमी ओपन होने का दौर चालू हुआ, जिसको कहते हैं मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम। तो वो इकोनॉमी ओपन होना वहाँ से स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे जो रिजर्व्ड आइटम्स थे 13 आइटम्स, वो धीरे धीरे बंद करना चालू हुआ। तो इवन ब्रेड जैसे आइटम भी रिजर्व्ड थे। तो पहले जो ब्रेड बनती थी 1977 के पहले, वो जनरली ब्रिटानिया या बड़े लोगों के हाथ में प्रोडक्शन था। धीरे धीरे प्रोडक्शन वो बंद हुआ। बिस्किट इंडस्ट्री मेनली थी स्मॉल स्केल के पास, परंतु अभी आप देखेंगे लास्ट 15-20 ईयर्स में जो मेजर जो चंक है वो चले गया किसके पास, कारपोरेट के पास, वापस बड़े ग्रुप्स के पास। तो ये चेंजेस आते चले गए। 2000 तक डिपार्टमेंट ऑफ जो सीडो था वो चलता रहा। फिर 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनना चाहिए जो स्मॉल स्केल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो 2000 में स्मॉल स्केल मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनी। फिर ये डिसाइड हुआ कि जो वर्ल्ड वाइड जो कंसेप्ट था वो है SME का, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडिया में देखा गया कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो मेनली माइक्रो हैं, जिसको आप बोलते हैं कुटीर उद्योग बोलते हैं या सूक्ष्म हिंदी में बोलते हैं। तो माइक्रो वाला कंसेप्ट था। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ MSME हुई। तो 2006 में पॉलिसी फॉर्मुलेशन चालू हुआ। आई वॉज आल्सो पार्ट ऑफ इट एंड 2008 में इट वॉज इम्प्लीमेंटेड मिनिस्ट्री ऑफ MSME के नाम से। इसमें कंसेप्ट ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज वर्ड इसलिए लेके आए, इंडस्ट्री नहीं था, क्योंकि एंटरप्राइज में हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो सर्विस सेक्टर्स हैं उसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया एज ए इंडस्ट्री, एंड उसलिए इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हुआ। पहली बार सर्विस सेक्टर को फुल इंपॉर्टेंस दी गई, लाइक मैन्युफैक्चरिंग। तो 2008 में चालू हुआ। फिर चेंजेस चालू हुए। अभी 2021 में फिर रिवाइज हुए नॉर्म्स, किसके, मिनिस्ट्री MSME के। तो ये नॉर्म्स रिवाइज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे मदद करता है, क्योंकि आप यंग हैं। मैं इसलिए वो जो PPT थी उस साइड में रख दी, क्योंकि वो टेक्निकल ज़्यादा है। एंड कल मेरे को मैडम ने बताया कि बच्चे हैं 2nd ईयर और 3rd ईयर के, तो हमने कहा कि आप उतने डेप्थ में जाओगे तो आपका कोई मीनिंगफुल नहीं है। तो आप तो बेसिक जो नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो MSME की जो डेफिनेशन आई रिसेंटली, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है, वो जो माइक्रो है या जिसे कहते हैं कुटीर उद्योग जिसको आप बोलते हैं, माइक्रो की डेफिनेशन है 1 करोड़ रुपीस प्लांट एंड मशीनरी, मतलब अराउंड 2 करोड़ तक के प्लांट्स कुटीर उद्योग में आ रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है, या उसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं हम लोग बात, लघु उद्योग जिसको आप बोलते हैं, उसकी लिमिट उन्होंने की है 10 करोड़ रुपीस प्लांट एंड मशीनरी विद बिल्डिंग एंड ये सब लेके आप क्वालिटी कंट्रोल सेटअप लेके दैट इन्वेस्टमेंट विल गो अप टू 15-16 करोड़ रुपीस। दैट विल फॉल अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड जो मीडियम की डेफिनेशन थी वो रिवाइज करके 50 करोड़ की है, मतलब अराउंड 70-80 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स विल फॉल अंडर मीडियम स्केल। एंड उसका जो टर्नओवर की लिमिट रखी गई है वो 250 करोड़ रखी गई है। तो ये 3 डेफिनेशंस आई हैं। पहले जो सर्विस सेक्टर की डेफिनेशन अलग होती थी, इस बार उसको मर्ज कर दिया है कि यही लिमिट में सर्विस सेक्टर भी चलेगा।
एंड इसका बेनिफिट क्या है सर्विस सेक्टर के अंदर की कि आपको लोन्स जो मिलते हैं स्पेशली बैंक के थ्रू, नेशनलाइज बैंक के थ्रू या जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, वो लोन्स आपको मिलने में ईजी हुआ है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करना चालू की है। एंड अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें ये कहा है कि इवन जो ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं या बल्क वाले हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज किया है एज ए सर्विस सेक्टर। तो वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के बेनिफिट्स ले सकते हैं। दिस इज मोटा मोटा आपका सिद्धांत है। कोई डाउट है इस पे तो फिर मैं आगे चलूंगा कि स्कीम्स कैसे चलती हैं हम लोगों की। कोई डाउट है? नहीं है, जनरली क्वेश्चन पूछते नहीं हमारे यहाँ। एनीवे, तो ये क्लियरिटी हुई कि नहीं कि एमएसएमई होता क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है जिसमें मैं वर्क किया हूँ, इसमें एक सेंट्रल बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की। इसमें जो गवर्नमेंट का प्योर ऑफिस है वो एमएसएमई डेवलपमेंट ऑफिस कहलाता है। यहाँ पे इंदौर में हेड ऑफिस है उसका। इसके 3 कॉरपोरेशंस हैं। वन कॉरपोरेशन इज नोन एज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, जो आपके प्रोडक्ट बनाते हैं आप उसको मार्केटिंग में वो लोग हेल्प करते हैं। सेकंड है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, केवीआईसी। तो जितने केवीआईसी के अंदर जितने भी खादी या छोटे विलेज इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रमोट किया जाता है, परंतु दे बोथ आर इन कॉरपोरेशन है, दे आर नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्योर ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉरपोरेशन हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एंगल से सिडबी है, जो आपको जैसे आईडीबीआई पहले था बड़े सेक्टर को लोन देने के लिए, इस प्रकार सिडबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है स्मॉल स्केल सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए। तो ये 4 बॉडीज इन लोगों की मोटी मोटी होती है। पॉलिसीज बहुत सारी हैं। मेजर पॉलिसी एक ही है कि पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था आपको हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके जो जनरल मैनेजर डीआईसी होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, स्टेट में क्या है, एक आजकल सेपरेट मिनिस्ट्री स्टेट ने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यहाँ पे बनाई है। इनके यहाँ एक इंडस्ट्री कमिश्नर इनका हेड होता है इंडस्ट्री का। उसके अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स होते हैं। उसका जो हेड होता है वो जनरल मैनेजर्स कहलाता है। उसके ऊपर जॉइंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स भी होते हैं। ये उनका मोटा सेटअप है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट में जो रजिस्ट्रेशन पहले क्या होता था, जैसे आपने कोई यूनिट सेटअप की तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाना पड़ता था। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में जाते थे, आप फॉर्म भरते थे, देते थे और रिकॉग्नाइज करते थे। पहले जो होता था उसको हम बोलते थे EM1, मतलब लाइक ए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। फिर जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता था, जब आप प्रोडक्शन कमीशन कर देते थे, तब उसको बोलते थे EM2 या परमानेंट रजिस्ट्रेशन। ये 2 स्टेप्स होती थी। गवर्नमेंट ने देखा कि काफ़ी प्रॉब्लम्स एंटरप्रेन्योर्स को आती है, क्योंकि डिपार्टमेंट में जाते हैं, कुछ इप्स एंड बट्स चलते रहते हैं, तो ऑनलाइन कर दिया है ना। एवरीथिंग इज ऑन ऑनलाइन। उद्यम रजिस्ट्रेशन करके एक वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की, और आप उसमें जाके वो चीज़ ईजिली कर सकते हैं। कोई उसमें प्रैक्टिकली देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब आप एनी जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो देयर इज नो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं। अब जो डेवलपमेंट की बात होती है तो वो आप बार बार बीच में स्टेटमेंट मिनिस्टर्स के भी सुनते होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के सुनते रहते हैं कि गवर्नमेंट जो स्मॉल स्केल को प्रमोट करने के लिए 2 एरिया में मेजर फोकस कर रही है। वन इज क्लस्टर डेवलपमेंट। क्लस्टर मीन्स क्या होता है कि एक जैसी इंडस्ट्रीज, अराउंड 50 इंडस्ट्रीज यदि एक जगह काम कर रही है एक जैसा, तो वी कॉल इट इज ए क्लस्टर। जैसे फॉर एग्जांपल महेश्वर में महेश्वरी साड़ीज़ हैं, सिंपल आप एग्जांपल ना जाएं तो महेश्वर साड़ीज़ को हम बोलते हैं इट इज़ ए क्लस्टर। या दूसरी जगह कहीं भी दूसरी साड़ियाँ हैं या कोई रेडीमेड, जैसे इंदौर में रेडीमेड गारमेंट है तो रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर। इंदौर में फार्मा इंडस्ट्री तो इंदौर में फार्मा गारमेंट क्लस्टर। जैसे मैं जब था तो हम लोगों ने, मैं भी मैडम से बात कर रहा था, 2008 में आई वॉज इन दिल्ली, देन आई वॉज ट्रांसफर टू इंदौर। तब मेरे दिमाग में उस टाइम एक कंसेप्ट आया था कि वाई वी आर नॉट स्टार्टिंग नमकीन इज़ वेरी गुड इन इंदौर। तो हमारे जो ऑफिसर्स थे वो बोले क्या सर बेकार बातें करते हैं, कोई नमकीन कोई प्रोडक्ट है। हमने कहा कि यहाँ देयर आर सो मेनी मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, उसी टाइम 2006 में फूड सेफ्टी रूल्स आए थे, FSSAI। उसमें बहुत सारे नॉर्म्स थे। हमने कहा यदि वो नॉर्म्स, क्योंकि उस कमेटी में आई वाज आल्सो मेंबर FSSAI कमेटी में, तो हमने कहा वो नॉर्म्स आएंगे तो ये स्मॉल स्केल वाले इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और यूनिट्स धीरे धीरे वाइंड अप होती चली जाएंगी। तो हमने उनको समझाने की कोशिश की, भाई फूड आओ। तो फिर हमने एक स्टडी कराई थी IIM इंदौर से इन 2008, एंड हम लोगों ने उस टाइम उन लोगों को 10 लाख रुपीज़ ग्रांट दी थी IIM इंदौर को कि आप स्टडी करके बताओ कि यहाँ कितना प्रोडक्शन है, किस टाइप से प्रोडक्शन करते हैं।
तो उस टाइम में मालूम पड़ा कि इंदौर का मार्केट जो 2008 में इट वाज 272 करोड़। देन वी डिसाइडेड टू मॉडर्नाइज इट। देन हमने उनको कॉल किया, इंडस्ट्री वाले तो इंडस्ट्री वाले आते नहीं थे, जिनका एसोसिएशन था दे डोंट वांट टू कम। एक बार ऑफिसर को भेजा, 2 बार ऑफिसर भेजा, नहीं आए। थर्ड टाइम मैं खुद गया, तो शर्मा स्वीट्स करके है जो आप है ना विजयनगर चौराहे पे, शर्मा स्वीट्स वाले, वो एसोसिएशन एमपी के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। उनके कह रहे कि सर अब हम एसोसिएट नहीं होना चाहते आपके साथ। हमने क्यों? कहता आप हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हमारा सब धंधा नंबर 2 का है। यदि हम आपसे डेटा शेयर करते हैं तो आप कल रेट डलवाओगे इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, तो भी हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। वी आर हैप्पी जो इसमें हम हैं। फिर उनको काफ़ी कन्विंस किया कि ऐसा हम कुछ डेटा तुम्हारा शेयर किसी से नहीं करेंगे, आप एक बार आइए, फूड सेफ्टी जो रूल्स आ रहे हैं उसको आप समझिए क्या है। फिर देन भी हमने एक मीटिंग अपना, जैसे आपका सेमिनार ऐसा कॉल किया जाल ऑडिटोरियम में, एंड मोर देन 280 एंटरप्रेन्योर्स आए, इवन फ्रॉम अहमदाबाद से भी आए थे। देन वी एक्सप्लेन देम कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री में आपकी। स्लोली उन लोगों ने में से कुछ लोगों ने रिकग्नाइज किया। 420 ब्रांड आप लोग जानते हैं इंदौर का, 420 ब्रांड पापड़ बनाता था। उनके मिस्टर प्रकाश जो थे, अभी 2 साल पहले डेथ हो गई, उनका लड़का है रूपेश, वो आए हमारे पास कि सर मैं नमकीन बनाता हूँ 350 किलो, मेरे को मॉडर्नाइजेशन करना है। उसके पहले जो शर्मा नमकीन वाला था उसके यहाँ 2-3 बार गए तो कहने लगा साहब हमारा मॉडर्नाइजेशन क्या होगा, हम जो सेव बनाते हैं हाथ से घिस के बनाते हैं उसमें जो टेस्ट आता है, यदि आप उसको मैकेनाइज कर देंगे वो टेस्ट और वो सॉफ्टनेस वो नहीं आएगा। हमने क्यों नहीं आया कि नहीं आ सकता सर, आपने बनाई है कभी सेव? मैंने कहा नहीं। फिर आपको क्या मालूम, हम तो पिछले 40 साल से बना रहे हैं, तो वी नो द सब्जेक्ट। फिर मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ बैठना चाहता हूँ। मैं उनके यहाँ 5-6 दिन बैठा, क्योंकि मेरी हैबिट थी कि आई वाज इन R&D इन बॉम्बे डाइंग इन ग्लेक्सो। तो देन वी डिसाइडेड कि विल सिट ओवर देयर। मैं बैठा, 4-5 दिन में स्टडी की। 4-5 दिन में मालूम पड़ा कि जो मिक्स करते हैं, क्या बोलते हैं आप, लोफ को, लोया क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें एक पर्टिकुलर मॉइस्चर और पर्टिकुलर ऑयल कंटेंट मिक्स करते हैं, उसके बाद वो उसको घिसते हैं। हमने उसके हर स्टेप की एनालिसिस मॉइस्चर कंटेंट, ऑयल कंटेंट कराई, एंड हमने फाइनली मॉइस्चर कंटेंट एंड ऑयल कंटेंट फाइनलाइज किया, एंड फिर हमने उसको मशीन पे ले गए, एंड वहाँ से जो मशीन प्रोडक्शन चालू हुआ है, तो आज इंदौर में 90% आर मैन्युफैक्चरिंग बाय मैकेनाइज मेथड। फिर ये 420 वाला 350 किलो बनाता था, हम इसके यहाँ गए, हमने पूछा भाई तुम बनाते कैसे हो? तो उसका सर हम बनाते हैं। हमने कहा जो बनाते हो तो उसमें ऑयल कंजप्शन क्या है, तुम्हारा फ्यूल कंजप्शन क्या है? कहता क्या मालूम सर। तो हमने कहा तुम बनाते हो। कहने लगा लगता है प्रॉफिट नहीं होता, 2 रुपये रेट बढ़ा देते हैं। बड़ा मोटा कंसेप्ट, 2 रेट बढ़ाए थे। हमने कहा ऐसा नहीं होता है कि भाई तुम एनर्जी तो कैलकुलेट करो। देन वी वर्कड आउट कि भाई एनर्जी कैलकुलेशन। तो हमने कहा नेक्स्ट डे हमने कहा तुम प्रोडक्शन बंद करो, जब तुम डीजल फायर्ड उनकी जो क्या बोलते हैं भट्टियाँ थी वो चालू करवाई। देन वी नोटेड डाउन कितना प्रोडक्शन होता है 6 आवर्स में। हमने 3 दिन तक स्टडी की। फिर हम लोगों ने वर्कआउट किया, क्योंकि पर केजी जो एनर्जी कास्ट मैं बता रहा हूँ 2008 में वास अराउंड 6 रुपीज़ 40 पैसा पर केजी। हमने कहा इज़ वेरी हायर साइड। देन वी वर्कड आउट कि भाई इसको चेंज करेंगे, एंड फिर जो हीटिंग सिस्टम्स लाए वो थर्मल फ्लूइड हीटिंग सिस्टम। इसमें एक जगह ऑयल हीट होता है, सर्कुलेट होता है, वापस चले जाता है। वो उसके यहाँ पहली बार इम्प्लीमेंट किया हम लोगों ने 2009 में। एंड एनर्जी कास्ट कम डाउन टू फ्रॉम 6 रुपीज़ 40 से 1 रुपीज़ 60 पैसा पर केजी पे आए। एंड वहाँ से उनको लगा कि ये इस डिफरेंट। वो जो 350 किलो बनाता था वो 3 साल में 2012-13 में ही अचीव्ड 8 टन्स पर डे। एंड अभी 4 साल पहले मैंने उनका नया प्लांट डिज़ाइन किया है अरविंदो के पीछे 30 टन्स पर डे का। नाउ इज अगेन एक्सपेंडिंग टू अनदर 10 टन्स 40 टन्स पर डे। तो लोगों को एक कंसेप्ट आया कि यस मॉडर्नाइजेशन इज मस्ट, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी ऑप्ट करना चाहिए। इसी प्रकार से बाद में अपना का डिज़ाइन किया था, अन्नपूर्णा है, शर्मा है, सबके नए नए प्लांट्स लगे। अब तो काफ़ी लोग अपने आप भी आते जा रहे हैं। तो एक कंसेप्ट जो होता है इंडस्ट्री में वो आइडिया लेके आना सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लोग यंग हैं एंड आप लोगों के पास आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और आइडियाज़ होते हैं, उसको ये कि कैसे यूज़ करना है, या कौन सा आदमी आपको मिल सकता है जो आपको उस फील्ड में हेल्प कर सके। मेरे को एक पेटेंट का, मैं आपको एक एग्जांपल सुनना चाहेंगे क्योंकि बोरिंग रहता है जनरली। पेटेंट में आपको एक आइडिया बताते हैं कि गुजरात में एक लड़की आती है ना, जनरली पटेल्स लोग काफ़ी हैं यूएस में। एक लड़की 9th-10th की लड़की आती थी, तो वो हर चीज़ में देखती थी कि उसकी जो दादी थी उसको हम लोग आई एम आल्सो गुजराती, वी यूज्ड टू वर्ड से बा, हर में वो मेथी का दाना डालती है।
तो वो उसको समझ में नहीं आया, उसने आखिर में पूछा कि आप इसमें क्यों डालते हो। वो बा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज समझाया कि इससे मर जाते हैं कीड़े वीड़े, इज़ गुड फॉर हेल्थ। वो लड़की वो कंसेप्ट लेके यूएस गई, वहाँ क्योंकि 9th 10th 11th में फैसिलिटीज़ हैं। देन शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग पल्प, पेपर पल्प, एंड पेपर पल्प में शी स्टार्टेड यूजिंग दिस मेथी दाना। देन उसने देखा कि जो बैक्टीरियल काउंट यदि फूड उसके अंदर रखते हैं और फूड का जो बैक्टीरियल काउंट है कम होते जा रहे हैं। देन शी फाइनलाइज एंड फाइल ए पेटेंट। 2010 या 11 में उस पेटेंट को खरीदा गया $1 मिलियन। तो क्या आइडिया कहाँ से निकला? इज फ्रॉम माँ से, बाप से। उसको कमर्शलाइज किसने किया? उसने किया। तो आइडियाज, ऐसा नहीं कि हर आइडिया कमर्शलाइज होता है। वर्ल्ड में मोर देन 1 करोड़ पेटेंट फाइल होते हैं। ऑप्टिमाइज या कमर्शलाइज होते हैं मुश्किल से 0.1-0.2%। दिस इज आल्सो ए रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचती हो कि आप जो नेल पॉलिश लेडीज़ बनाती हैं, लगाती हैं, अब आप सोचती हो कि प्रोडक्ट तो हज़ारों सैकड़ों साल पुराना है। यदि अब आज जाके सर्च करेंगे तो नेल पॉलिश के भी एटलीस्ट 2023 में 25 पेटेंट्स होंगे। तो न्यू डेवलपमेंट्स जो हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कंटिन्यूस चलते रहते हैं हर फील्ड में। हमारे यहाँ कम है। अभी जैसे आपने कल 5-6 दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि जो R&D इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स के काम है, जो भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में R&D है। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर्स में R&D इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम है। तो आइडियाज़ कम हैं। और हमारा कहना, जो नए आइडियाज़ हैं, इसके लिए जैसे आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ होता है, ज़रूरी नहीं कि आप साइंस बैकग्राउंड के हों, आइडिया किसी के पास भी हो सकता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है इंक्यूबेशन सेंटर्स की। मालूम नहीं IPS ने लिया है नहीं लिया है। हमने IIT, जब मैं था IIT इंदौर को दिया था, और भोपाल में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज को हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए फंडिंग की थी। उसमें क्या होता है कि एक सेटअप वो बनाते हैं, और फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आइडिया आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें 80% ग्रांट देती है, 10 लाख रुपए तक का फंडिंग करती है। 10 लाख में 8 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करती है, 2 लाख रुपए आपको लगाना होता है। कि वो इसलिए लगवाते हैं कि कम से कम कुछ सिंसियरिटी नहीं रहे, नहीं तो आदमी दिन भर आइडिया फेंक के निकल जाएगा। यदि ये सिंसियर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 80% एज ए ग्रांट देती है। 80% में जो 40% ग्रांट है, हम कहते हैं कि ये मान लिया आपने किसी को लिया, प्रोफेसर को लिया, लेक्चरर को लिया, जो आपको टेक्निकल गाइड कर रहा है, तो आप उसको उसमें से रिइम्बर्स हो जाता है, जिससे आपके ऊपर वो बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन ना आके वो बर्डन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करती है। तो वो आइडिया उस ढंग से कमर्शलाइज होते हैं। उस टाइम हमने एक आइडिया जबलपुर में JNKV में एक आइडिया उन लोगों ने दिया। पहले उन्होंने आइडिया, कॉलेज में जैसा स्टैंडर्ड रहता है, मैं गया तो डिस्कशन हुआ, तो उनके जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर कल्लू करके, इज वेरी रिनाउन साइंटिस्ट, तो उन्होंने बोला, वो आती है सेनापत्ति आप कायम चूर्ण वाला, दैट इज सेना लीव्स। कहता हमने इसका जो डॉक्टर राव उनके डायरेक्टर रिसर्च थे, कहता हमने इसको प्रोसेस फाइनलाइज की है इसकी। हमने क्या फाइनलाइज की? कहता हमने इसको डिहाइड्रेशन ड्राइंग करके। मैंने कहा वो तो आप किसी इंडस्ट्री में जाओ तो वर्कर बता देगा डिहाइड्रेशन है, तो उसमें नया क्या है? हमने क्या, इसमें सेनोसाइट्स होते हैं सेना लीव्स में, जो फॉरेन यूएस अपना यूरोप और US में पहले इसबगोल खाते थे। आजकल वो सेनोसाइट्स का निकाल के 20%, 30-40% इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, वो खाते हैं। तो जो उनका पेट जो होता है कॉन्स्टिपेशन, वो नहीं होता है। हमने कहा वो डेवलप की प्रोसेस, कहता नहीं वो क्या होता है। तो हमने बताया सेनोसाइट्स आपको मालूम नहीं, आप तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग बागे, आइडिया नहीं। हमने कहा या तो उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करवाइए, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा प्रोसेस की, जो देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस अवेलेबल पेटेंट्स में फॉर्म में, आप उसको मॉडिफाई कराइए और कास्ट इफेक्टिव बनाइए। नहीं हुआ उन लोगों से। फिर उन्होंने कहा हम टिश्यू कल्चर, यू नो टिश्यू कल्चर, किसी को मालूम है? आपने क्लोनिंग सुना है? बीच में आज 10-12 साल भेड़ से एक दूसरा भेड़ पैदा कर दिया एक जैसा, दैट इज क्लोनिंग। प्लांट के अंदर इट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर, एंड इट इज वेरी कॉमन थिंग नाउ डेज इन इंडिया आल्सो। टिश्यू कल्चर में आज की डेट में जितने केले आप खाते हैं, आप देखते हो एक जैसा केला मिलता है आपको। पहले आज से 25 साल पहले, मैडम जानती हूँ, 25 साल पहले जो केले होते थे, कोई छोटा कोई बड़ा, आजकल एक जैसे, ये सब टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जो अच्छा एक पौधा होता है उसको लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक पौधे से दे मेक थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, दैट इज टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर की जो टेक्नोलॉजी है, आप जैसे यंग एक साई लैब करके है हैदराबाद में, इन्होंने कहा हमने एक डेवलप किया है ऐसा टिश्यू कल्चर में, फंडिंग कर दो। हमने फिर उनसे पूछा भाई क्या डेवलप किया है आपने? तो उन्होंने बताया, हमने कहा एक पौधे की कास्ट क्या पड़ेगी हमें,
अपना क्या बोलते हैं केले के पौधे की, हम 20 रुपये में केले दे देंगे। मैंने कहा कि 9 रुपये में अवेलेबल है तो 20 रुपये में आपसे क्यों खरीदेगा कोई? आप 9 रुपये से इसको 8 लाओ तो खरीदेगा, या 7 लाओ तो खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। फिर हमने उनको बोला कि बेटर यू विजिट साई लैब हैदराबाद में, लड़की है, हैंडीकेप लड़की थी, एंड शी वॉज मार्केटिंग अप टू पंजाब, और वो भी घर में 2400 स्क्वायर फीट के घर बनाती थी अपने को। तो आइडिया क्या हमारा, ये मेरा आपको जो समझाने का कहना ये था कि आइडियाज़ किसी के पास भी याद रहता है, और कौन कितना उसको डेडिकेटेड होकर उस चीज़ को शेप देता है। उसके बाद हमने कहा आप ओपन एड दीजिए पेपर में कि हमें आइडियाज़ चाहिए। उसमें हमें एक किसान का एक आइडिया आया। उस किसान ने एक छोटा सा डिस्पेंसर बनाया था पेस्टिसाइड छिड़कने का। 20 मिनट्स में वो 1 एकड़ को स्प्रेड करता था, एंड नो एनर्जी, उसकी वॉकिंग के ऊपर था और मैनुअल पे था। हमने उसको दिया, नाउ ही इज मार्केटिंग दैट प्रोडक्ट। तो आइडिया हमारा क्या ना, वो किसान था, वो कोई एजुकेटेड नहीं था, परंतु उसके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज था जो अपने फील्ड में यूज़ करता था। तो ऐसे आइडियाज़ आप किसी के पास भी हो सकते हैं, किसी ऐसा नहीं कोई पढ़ा लिखा हो उसी के पास कोई आइडिया हो। तो दैट इज़ वन थिंग। तो मेरा आपसे मैं इनोवेशन के ऊपर बात चले गया था। जहाँ तक आपको गवर्नमेंट, जब आप यूनिट सेटअप करते हैं एमएसएमई की, तो स्टेट गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडीज़ देती है, यदि आपको 40% सब्सिडी मिलती है, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ की यूनिट लगाई है, तो 40 लाख रुपए की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार देती है। और यदि वीमेंस की है और SC ST हैं तो 2.5% एक्स्ट्रा, मतलब 42.5, मतलब आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो 42.5 इज प्रोवाइडेड बाय सरकार, मतलब आपका पैसा कितना लगा, 58 रुपीज़ ओनली। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या मौके हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, वो इनफ है यदि आप जानना चाहें तो जनरली लोग उसमें रिस्क कम लेते हैं। सब नौकरी के चक्कर में 99.9% जॉब के अंदर ही रहते हैं कि हमें अच्छे जॉब मिल जाए एंड लाइफ निकल जाए। परंतु मेरा ये कहना है कि आप यदि कोशिश करते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रहती है। इसी प्रकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 2 चीज़ें हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग 25% सब्सिडी देती है एंड स्टेट गवर्नमेंट 40 दे रही है। तो यदि आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की कोई यूनिट लगाते हैं तो 40 + 25 65% सब्सिडी हो जाती है। प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से तो इट इज़ आपका 35% की रिस्क है ओनली। तो जो रिस्क है वो एक मिनिमाइज्ड है। बहुत ज़्यादा रिस्क आज की डेट में लोगों को नहीं है। हाँ, ये है कि जितना कोई हार्ड वर्क करता है वो उतना आगे बढ़ता है। मैं एक वाराणसी में एक यूनिट को हेल्प करता हूँ, नंदिनी स्वीट्स करके। 2002 में इसने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, 2014 मेरे कॉन्टेक्ट में आया, उसकी सेल्फ लाइफ ऑफ स्वीट्स की बढ़ाना चालू की हम लोगों ने। इंदौर का पर डे का स्वीट्स का, मिठाई का प्रोडक्शन, मैं आपको सिंपल प्रोडक्ट से जा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। इंदौर का पर डे मिठाई का प्रोडक्शन 4-5 टन पर डे का है, समझ गए ना, 4000-5000 किलो पर डे। इससे ज़्यादा इंदौर में मिठाई नहीं बनती है। वो अकेला नंदिनी स्वीट्स 100 टन्स पर डे बनाता है। एंड ब्यूटी देखो, जो चारों हैं, चारों 3 तो अनपढ़ हैं, अभी भी कल भी फ़ोन आया उनका नया प्लांट लगा रहे हैं, परंतु एंटरप्रेन्योर हैं, जिसे ना स्ट्रांग, उनको समझ में आया कि ये अच्छे हैं तो इसके हाथ धो के पीछे पड़े रहेंगे जब तक इनसे काम इनका सर्व नहीं हो जाए। वो सुबह शाम जो चाहिए वो लो, काम करो, वो उनका थॉट प्रोसेस चलता है कि ये हमें काम कराना है। तो जो अभी एक हम लोगों ने, अभी मैं गया था 6 डेज़ के लिए, हम लोगों ने एक लॉन्च किया, एक मिठाई का पैकेट, प्रसाद है ना। अभी आप पेपर में पढ़ते होंगे कि वाराणसी में जो फुटफॉल बढ़ा है, जिस अपना टूरिज्म के कारण या कहना चाहिए कॉरिडोर कारण, 8.4 करोड़ लोग आए लास्ट ईयर दर्शन के नाम पे। अब ये कि सबको एक प्रसाद चाहिए होता है, हम लोग जाते हैं प्रसाद चाहिए होता है, एंड प्रसाद बहुत बड़ा हो, 200-400 ग्राम महंगा पड़ता है। फिर प्रसाद ऐसा हो कि जो कैरी भी कर सके और सेल्फ लाइफ रहे, जिससे वो, तो हम लोगों ने एक प्रसादम करके भी लॉन्च किया है विद सेल्फ लाइफ ऑफ 3 मंथ्स एंड प्राइस इज ओनली 20 रुपीज़। एंड मावे का है, ऐसा नहीं, परंतु वो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा के रखी। तो कंसेप्ट हर वक्त एक नया आइडिया के साथ इफ़ यू लॉन्च योर प्रोडक्ट तो आपको सक्सेस मार्केट में मिलती रहती है। परंतु मैं अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ मेरे अपने सन इन लॉ के लिए, ही इज़ डॉक्टर, परंतु वी आर लॉन्चिंग ऑन सेम डे जिस दिन राम भगवान का वो है, वो सेम सेकंड्स में, एंड दैट इज़ शुगर फ्री स्वीट्स। एंड
शुगर फ्री स्वीट्स में विथ लो कैलोरी। हम लोग बड़े वेरी स्पेसिफिक हैं कि ग्लाइसेमिक वैल्यू नहीं बढ़ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़ना चाहिए। यू नो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आइडिया है? जब हम शक्कर खाते हैं, कोई शक्कर की मिठाई खाते हैं, तो उसके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 65 है, और यदि ग्लूकोज यदि हम लेते हैं डायरेक्ट तो उसकी ग्लाइसेमिक वैल्यू है 100। जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो हम लोगों ने टेक्निकली ये ध्यान रखा है कि उससे एक तो हेल्थ पे साइड इफेक्ट्स नहीं आना चाहिए, एंड जो खाए उसको हार्मफुल नहीं है, और उसकी जिसको मोटा है उसको मिठाई खाना है वो भी खा सकता है। हमारी जो ग्लाइसेमिक वैल्यू है सिर्फ 18 है। तो उस चीज़ को ध्यान रखा है कि कास्टिंग का भी ध्यान रखिए, कास्टिंग बहुत अप नहीं चले जाए जिससे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकें, तो वो अफोर्डेबिलिटी में भी आए। तो ये जो मार्केट है, इस ढंग से नए मार्केट आते रहते हैं। 420 का आप वो देखते होंगे मूंग का भजिया, वो मेरा डेवलप किया हुआ है। तो अभी हमने एक डेवलप किया है कटलेट्स, रेडी टू ईट कटलेट्स, खीर, रबड़ी, सब इंस्टेंट है, आप पानी में डालो इट विल बी रेडी। तो जो प्रोसेस कंसेप्ट चेंज इसलिए कर रहे हैं कि जो जॉब्स वाले हैं उनके पास टाइम नहीं है। एंड मेरा एक पेटेंट मैंने अभी 2016 में फाइल किया था, देयर वाज राजमा एंड चिकपीस। राजमा, आप लेडीज़ हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं, राजमा बनाने में आपको गलाओ, फिर 6-7 सीटी मारते हो, फिर वो जाके पसता। हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप सिर्फ 2 मिनट विल बी रेडी, विथ मसाला रहता है, आप गरम करो, पानी डालो, इट विल बी रेडी। सिमिलरली अपना चिकपीस का। तो आइडियाज़ आप जितने नए लेके आ सकते हैं उतना यू विल बी सक्सेसफुल इन द मार्केट। अदरवाइज आपको कोई कॉमन प्रोडक्ट में मैं एंटर कर रहा हूँ तो नहीं। अभी हम जो अभी लॉन्च हुए हैं स्पेशली बेंगलोर में और बॉम्बे में, पूना में, इट इज़ कैलोरी वैल्यू के हिसाब से फूड। दाल है तो इतने कैलोरी की है, सब्जी है तो इतने कैलोरी की है, विथ टेस्ट। तो उस टाइप के प्रोडक्ट यदि आप लोग लॉन्च करते हैं तो इट्स ए गुड मार्केट। अभी मैं लास्ट टाइम दिल्ली में था, मैं देख रहा था एक लड़की ने पान लॉन्च किया था। पान उसके पास 50 रुपीज से लेके 1000 रुपीज तक के पान थे, एंड शी पोस्ट ग्रेजुएट लड़की थी, परंतु कंसेप्ट लेके आई कि यस इट्स ए गुड बिग मार्केट, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन की हुई है, तो मार्केट इज देयर। लोग बाग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हाउ वी कैन स्टार्ट आवर प्रोडक्ट, तो ये बड़ा गलत कंसेप्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई स्कीम्स हैं, इसमें आपको फंडिंग मिलती है। एक जैसे आजकल पेपर में देखते हो मुद्रा, मोदी जी भी कई बार रिफर करते हैं, दैट इज मुद्रा। मुद्रा में आपको 10 लाख तक का लोन मिलता है कोलेटरल फ्री। तो 10 लाख इज इनफ अमाउंट इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन इंडस्ट्री। इसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। उसमें लोन यू गेट, यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो 25 लाख तक का मिलता है, एंड सब्सिडी उसमें 15% है जनरल कैंडिडेट के लिए, SC ST एंड वीमेन के लिए 25% है अर्बन एरियाज में, और यदि आप रूरल एरियाज में जाते हैं तो वो ये सब्सिडी बढ़ के हो जाती है 35%। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत हैं। मैं आपको एक सिंपल बता रहा था, मैं एक्चुअली रिटायर्ड हो गया 2015-16। मेरे जब उस टाइम CM शिवराज सिंह चौहान साहब थे, उनसे मेरा एक डिस्कशन चल रहा था कि हमें जितने भी खेत एरिया है उसके जो कोने चलते हैं और जो बहुत जगह है जहाँ पर हमारे यहाँ बरसात के टाइम बहुत हरी घास पैदा होती है। हमारा ये कहना था कि हमारे यहाँ जो मिल्क प्रोडक्शन है कम है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है यदि उसको ग्रीन फोडर मिलता है। तो एक साइलेज होता है, आप जानते हैं नहीं, साइलेज इज ग्रीन, जो अपनी चारा होता है ना उसको क्रश करते हैं, कट करते हैं और उसको पैक करते हैं प्लास्टिक के अंदर। बड़ी टेक्नोलॉजी बड़ी सिंपल है, और उसका एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है अंदर ही। उसमें ड्यू पॉइंट वाले अभी एक एंजाइम लाएं जिससे वो फर्दर फास्ट होता है, वो पैक करके आप उसको साल भर उसको सप्लाई कर सकते हो। तो अच्छा, हर को ग्रीन फोडर अभी जैसे ही मार्च होगा ग्रीन फोडर मिलना बंद होते जाएगा। तो जो आजकल जो डेयरीज हैं, धीरे धीरे पहले डेयरीज घर में रखते थे 2 या 3, 4, अभी भी है कंसेप्ट कि 2, 4, 5 गाय रखते थे। अब धीरे धीरे जो कंसेप्ट आ रहा है डेयरी का, वो मिनिमम 100 एनिमल्स, 200 ml, 500 ml, 1000 ml, 500, ये सब बड़ी डेयरीज आ रही हैं। जो जब बड़ी डेयरीज जा रही हैं तो उनको ये सब अच्छा मटेरियल चाहिए होता है। एक वहाँ पर एबीज करके है राजनांदगांव में, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि बेकार बकवास कर रहा है क्योंकि बच्चों का मूड अलग रहता है। एक एबीज करके है राजनांदगांव में, ही वन मुस्लिम की है। उसके पास मैं 2016 में विजिट किया था उसकी डेयरी। उसके पास 6000 एनिमल्स थे,
और हर गाय के गले में टैग था। तो उसको यदि गाय के टैग भी था कि जब गाय का डेली यदि किसी का भी टेम्परेचर बढ़ा तो उनको इंडिकेट हो जाता है गाय नंबर 2512 2512 का टेम्परेचर राइज हो रहा है, बीमार है, वो ट्रीटमेंट के लिए अलग हो जाएगी। मिल्क प्रोसेसिंग के लिए उनके चैनल्स रहते थे, उसमें जाएगा, ऑटोमेटिक मिल्किंग होता था, तो कोई मतलब निकालने के लिए कहीं हाथ टच नहीं होता है। आज यदि गाय 15 लीटर दूध दे रही और ड्रॉप हो गया तो आइडेंटिफाई हो जाती थी गाय नंबर सच एंड सच ने आज मिल्क का प्रोडक्शन कम हुआ है, 3 टाइम से कम हो रहा है, तो गाय का ट्रीटमेंट में सेपरेट हो जाती है, भाई क्या प्रॉब्लम्स आई है इसको। तो इतना लोगों ने उसको मैकेनाइज किया है। इसी प्रकार से आप पूना गए होंगे, चितले समझते हैं, चितले बंधु गए नहीं जाते हैं, इस बिग ब्रांड चितले बंधु इन पूना। चितले बंधु ने चालू किया है, हर के गले में उसने FM फ्रिक्वेंसी की टेक्स्ट डाले हैं, तो विलेजेस में भी हो रहा है, विलेजेस में भी उसको मालूम पड़ता है कि कौन सा भैंस में कौन सी गाय में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो उसको इंडिकेट होती है, उसके सेंटर, उससे वहाँ से उसका ट्रीटमेंट चालू होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि चीज़ें लोग बाग तेज़ी से मैकेनाइज करते हैं, तेज़ी से मॉडिफाई कर रहे हैं। हम लोग जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में रहते हैं कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप ये मान के चलिए, यदि किसी को रहना है इंडस्ट्री में या बिजनेस में तो उसको नए आइडियाज़ लेके आना ही पड़ेगा, लेके नहीं आएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो न्यू ब्लड है, नई थॉट है, तो जो प्रोसेस में जाते हैं, 2 चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा आज की डेट में जितनी मदद की जा रही है लास्ट 15 ईयर्स में, उतनी मदद पास्ट में कभी नहीं होती थी जितनी मदद आज की डेट में है। और दूसरा, आपके पास गूगल है, जो पहले आप सर्च करते थे, लाइब्रेरी जाते थे, पढ़ते थे, मिलता था, तब वो इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन होती थी। मेरे को ध्यान है मेरी PhD के टाइम मैं यहाँ से जाता था बॉम्बे, मेरे को एनालिसिस कराना होती थी मास स्पेक्ट्रोस्कोप में, तो मेरे को यहाँ सीबा गायगी, हिंदुस्तान सीबा गायगी के पास वो होता था। उस ज़माने में 14 लाख रुपए का इक्विपमेंट था, इंडिया में 4-5 जगह था। हम जाते थे, उसके वहाँ गेट पे बैठे रहते थे 4-4 5-5 घंटे, फिर वो सैंपल ले जाता था, फिर सैंपल के रिजल्ट हमें 1 महीना 1.5 महीने बाद मालूम पड़ते थे कि आपका ये आ रहा है। आज की डेट में तो ऐसा है नहीं। आज की डेट में तो आपको 90% जो चीज़ें हैं, मैं बॉम्बे IIT में लिटरेचर सर्वे के लिए जाता था, आज भी मेरे को याद है, हम लोग डेली 60-70 पेज हाथ से नोट करते, फोटोकॉपी नहीं थी, 60-70 पेजेस नोट करते थे हाथ से लिटरेचर सर्वे में। आज की डेट में आप में से कोई करेगा? नहीं करेगा, या तो प्रिंट मारेगा, फाइल ट्रांसफ़र कर देगा, निकाल लेगा, पढ़ लेगा। तो वो जो प्रॉब्लम्स पहले थी उसके अपेक्षा आज की डेट में इज़ मच ईजियर है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, काम करने वाले के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इनफ। लोग बोलते हैं जॉब्स नहीं है, मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि जॉब्स नहीं है। लोग जॉब काम करना नहीं चाहते, बड़ा मोटा है। हम लोग बाग ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ़ या हमारी जनरेशन की तारीफ़, हम लोग प्रैक्टिकली 12 से 14 घंटे पर डे काम करते थे। एंड मैं रिटायर्ड हुआ, मैंने अभी जाके आपको ऑफिस में पूछेंगे, मैं डेली 12 घंटे 13 घंटे काम करता था। अभी लोग 4-5 घंटे हुए कहते हैं अरे बहुत हो गया, आज तो आज 4-5 ईमेल इधर उधर कर दी, कहता है बहुत सारा काम हो गया, अब तो घर जाएंगे। तो वो जो कंसेप्ट है वो आप छोड़िए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं, जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं, और जो नई काम करने वाले हैं उनके लिए जॉब है ही नहीं, और जो बच्चे हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। खुद का कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो इनफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी आप, मैं देख रहा हूँ कि मेरे 1-2 फ्रेंड हैं के बच्चे हैं, मतलब फ्रेंड के बच्चे हैं, वो लोग सब IIM अहमदाबाद से पास आउट हैं। खरगोन के आगे उन्होंने लैंड ली है, और पॉली हाउसेस में जो आपकी लाल मिर्च, पीली मिर्च सब जो आती हैं, ये सब यहाँ प्रोडक्शन करते हैं और पूरा बॉम्बे भेजते हैं। एंड दे आर अर्निंग 35-40 लाख रुपीज़ पर ईयर, कहता भी आर एंजॉइंग अवर लाइफ। तो सब लोगों ने वो 10 से 5 वाली नौकरी छोड़ के फ्री माहौल में आए, एंड दे आर अर्निंग मनी। ये है कि मेहनती हैं, रह रहे हैं तो साइट पे ही रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि साइट छोड़ के भाग गए, वहीं साइट पे रहते हैं, वहीं मकान बनाया है, दे एंजॉय देयर लाइफ। तो अपॉर्चुनिटीज़ मेरा कहना है कि इनफ, तो आपको ऐसा कहीं कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आती है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME में मैं आपको कुछ इंटरेस्ट हो तो मैं बताता हूँ, हम लोगों ने कुछ 16 वर्ल्ड बैंक के हिसाब से नए टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर्स ओपन किए हैं। इंदौर में आप एक जानते हैं इंडो जर्मन टूल रूम है, जानते हैं? कितने लोग जानते हैं इंडो जर्मन टूल रूम? इंडो जर्मन टूल रूम मिनिस्ट्री ऑफ MSME का ही एक ऑफिस है।
इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है मशीनरी में, मैं बात कर रहा हूँ 2096 का। उस टाइम टोटल इन्वेस्टमेंट था 120 करोड़ की इक्विपमेंट्स थे। इसी प्रकार अभी वर्ल्ड बैंक की हेल्प से हम लोगों ने 16 जगह इंजीनियरिंग का 13 जगह इंजीनियरिंग खोला है। बेंगलोर में हम लोगों ने खोला है इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होते हैं, आपका कैपेसिटर्स हैं, जो नए चीज़ें आ रही हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं, इनकी डिज़ाइनिंग के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला है। तो आपको वहाँ पर कुछ डेवलप करना है तो आप वहाँ विजिट करके वो चीज़ करवा सकते हैं। रॉकेट के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला है, रॉकेटरी के लिए। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर के लिए एक इम्फाल में खोला है, कन्नौज में खोला है। अभी आप देखें कि जो ऑर्डर स्पेशलिस्ट, यू नो ऑर्डर स्पेशलिस्ट जानते हैं? नहीं, आप फ्रेग्रेंस डालते हैं डेली, तो उसी पर टी टेस्टर जैसा हो, टी टेस्टर जानते हैं? वो भी नहीं जानते। टी टेस्ट करने वाले की सैलरी क्या होगी आपकी इमेजिनेशन में? कितना, हाउ मच दे चार्ज? कोई किसी की थॉट प्रोसेस में है? एक टी टेस्टर की सैलरी आज की डेट में मिनिमम स्टार्ट इन द रेंज ऑफ 24 लाख से 50 लाख तक है। वो सिर्फ चाय टेस्ट करता है मुंह से, एंड ही सेज दिस इज ओके। उसी प्रकार से ऑर्डर स्पेशलिस्ट की जॉब्स क्रिएट हुई। आप फ्लेवर्स लगाते हैं, डेली स्प्रे मारते रहते हैं इधर उधर, तो ऑर्डर स्पेशलिस्ट की जो ट्रेनिंग्स चालू हुई है वो एक हुई है कन्नौज में, और अनदर इज इन इम्फाल। आप वहाँ जाके इस टाइप की ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। ऑर्डर स्पेशलिस्ट की सैलरी स्ट्रक्चर भी 30-35 लाख रुपीज़ के आसपास स्टार्ट होती है। तो गुड ओपनिंग्स हैं। तो आप मतलब अपॉर्चुनिटीज में वो कह रहा हूँ, इज इनफ अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट एरियाज। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपॉर्चुनिटी है, दूसरे एरिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज इज इनफ, इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, ये है कि आप लोगों को उतनी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। फंड की बात है, फंड की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार आज की डेट में बहुत लिबरली देती है। हम लोगों की एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, CGTSI बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसमें 1 करोड़ रुपए तक का लोन कोलेटरल फ्री है। 2 करोड़ तक का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। 1 करोड़ तक का लोन जिसमें आपको जो है ना मकान गिरवी रखो या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखो, आप रखते हो ना, मॉर्गेज करते हो, वो नहीं है। अप टू 1 करोड़ रुपये लोन इज कोलेटरल फ्री। जरूरी ये कि जो आपका प्रोजेक्ट हो वो वाकई में अपीलिंग हो, नहीं तो आप रूटीन प्रोजेक्ट लेके चले गए फिर जस्टिफाई कर रहे हो कि मेरे को लोन दे नहीं रहे हो, तो लोन नहीं मिलेगा। इफ इट इज अ गुड प्रोजेक्ट यू विल गेट लोन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो स्कीम्स आर इनफ जिसको आप यूज कर सकते हैं। R&D के लिए भी है। पेटेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। यदि आप पेटेंट लेते हैं, पेटेंट अवार्ड हो जाता है तो 2 लाख रुपए देती है। यदि आप ट्रेडमार्क लेते हैं तो 10,000 रुपये देती है। कॉपीराइट्स लेते हैं उसके लिए 10,000। तो हर ऐसा एरिया नहीं जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ग्रांट नहीं देती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट आपको देती है। परंतु एक चीज़, मैं जब था डायरेक्टर, मेरे को आई रिमेंबर, हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर सेमिनार्स करते थे। तो सेमिनार्स में मेरा ये अनुभव था कि लोग आते थे, लंच लेते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जनरली हम करते थे या तो सयाजी में करते थे या अच्छी होटल्स में। लोग लंच लेके सब गए हो, मालूम पड़ा बाद में 5-10 लोग बच गए 200 में से। देन आई स्टॉप कि भाई सेमिनार स्टार्ट होगा शाम को 5 बजे, फॉलोड बाय डिनर लास्ट में। तो तुम 6 घंटे एक तो सुनो, क्योंकि जी हम फैकल्टी बुला रहे हैं, अपना पेटेंट कंट्रोलर को बुलाते थे या कॉपीराइट्स के रजिस्ट्रार को बुलाते थे। हम कहते जो नॉलेज है वो यहाँ शेयर करो, वो शेयर कर रहे हैं क्योंकि अभी वो तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे हैं। तो जो नॉलेज चाहिए वो दे, वहाँ जाओगे तो वो टाइम नहीं देने वाले, दे आर बिजी इन देयर रूटीन वर्क। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर गवर्नमेंट आपको गाइड भी करती है, हेल्प भी करती है। एंड मैं अभी आप कह रहा हूँ कि पेटेंट राइटिंग, पेटेंट, अच्छा आप लोग सब नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम ये, पेटेंट्स राइटिंग के इतना स्कोप है आज की डेट में। अमेरिका में पेटेंट राइटिंग का पर आवर चार्ज, एक पेटेंट राइटिंग मान ली रिसर्च आपने की, मैडम ने की रिसर्च, पर मैडम पेटेंट नहीं लिखी, पेटेंट लिखने वाले एक्स होंगे जो उस फील्ड में नॉलेज रखता है। पेटेंट टेक्निकल राइटिंग अलग होती है और लीगल राइटअप अलग होता है। 1 आवर की फीस $200 पर आवर तक की फीस है, इफ यू आर गुड इन पेटेंट राइटिंग। हमारे यहाँ अब पेटेंट्स फाइलिंग अब बढ़ना चालू हुई है पिछले 7-8 साल से, हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। अभी भी हमारे जो 50% या 60% पेटेंट फाइल होते हैं वो बेसिकली फाइल्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनी। हमारे यहाँ अपने इंडियन पेटेंट्स तो फिर भी बहुत कम है। और जो मैक्सिमम फाइल होते हैं उसमें भी किसमें कौन फाइल करता है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट वालों का रेशो बहुत कम है क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है। अभी लास्ट ईयर चाइना ने फाइल किए थे कुछ 32 लाख पेटेंट्स और हमारे यहाँ इंडिया में फाइल हुए हैं
1 लाख। जो रेशियो है वो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूस, आप जाके देखें कभी इमली, आप टेमरिंड खाते हैं, आपको टेमरिंड पे पेटेंट्स, जो टेमरिंड प्रोटेक्ट्स पे आपको चाइना के इस साल के अंदर 2022-23 15-20 पेटेंट मिल जाएंगे। इंडिया में होती है परंतु पेटेंट फाइलिंग में या रिसर्च वर्क में या तो कोई एकेडमिक वर्क करेगा जिससे पीएचडी मिल जाए, थीसिस अवार्ड हो जाए, डॉक्टरेट मिल जाए, तो उसको एक नौकरी मिल जाए, वो उसका द एंड हो जाता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई या मैं कॉलेज में प्रोफेसर हो गया, लेक्चरर हो गया, वो उसके बाद द एंड हो जाता है। ये चीज़ें बाहर नहीं हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हिसाब से इज इनफ, एंड आप लोग उसको अप्रोच करें। मैं ये जो है ये बताया था टेक्नोलॉजी सेंटर्स ये सब आए हैं इंडिया में, तो मेरा हर वक्त कहना है कि आपको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट साइड से है, हाँ इंटरेस्ट आपको लेना है। यदि आप इंटरेस्ट लेंगे तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, यदि आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट साइड में इतना प्रोएक्टिव गवर्नमेंट में भी कोई नहीं है, मैं मानता हूँ। मैं जब डायरेक्टर था तो मेरे को ध्यान है कि मैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से आया था, कारपोरेट में काम किया था 15 साल, तो एक दिमाग रहता था कि भाई इंदौर के हैं तो इंदौर के लिए एमपी के लिए कुछ करके जाएं। उस टाइम में 13 इंडस्ट्रियल एरियाज एमपी में लेके आया था, फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड से कराई थी। उसके बाद मैं देखता हूँ कि पिछले मेरे रिटायरमेंट के 8 साल हो गए, एक भी इंडस्ट्रियल एरिया नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग से नहीं आया। अब किसी को इंटर कहता क्या करना, आएगा स्टेट गवर्नमेंट वाला तो बात करेंगे, नहीं आएगा तो अपने क्या, अपन क्यों जाए इनके पास दौड़ दौड़ के। वो तो मंडलोई साहब पागल थे, दौड़ते रहते थे कि नहीं करना, ये करना है, वो करना है। हमारा है कहना है कि यदि भगवान ने अपॉर्चुनिटी आपको दी है तो यू अवेल इट। एंड मेरा ये सोचना है कि आप लोग बाग करें, स्पेशली जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में ह्यूज स्कोप है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी देख रहा था कि हम अभी कल परसों फाइनल कर रहे थे कर्ड, दही हम लोग जमाते हैं घर में सभी के, हम एक जामन यूज़ करते हैं ना कि उसका दही लिया इधर डाल दिया। अब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, यदि अमूल का देखते हैं कांस्टेंट टेस्ट है या कोई बड़े ग्रुप का जाते हैं तो आप तो कल्चर्स यूज़ होते हैं, तो कल्चर्स अलग अलग हैं। कल्चर्स कर्ड के अलग हैं, डिफरेंट कर्ड के लिए भी डिफरेंट कल्चर्स हैं, लस्सी के लिए कल्चर अलग है, बटर मिल्क के लिए कल्चर्स अलग हैं। तो आपको कितनी थिकनेस रखना है, कितनी थिकनेस नहीं रखना है, कितनी एसिडिटी मेंटेन करना है, जैसे खट्टापन नहीं लगे या खट्टापन ज़्यादा रखना है, ये सब चीज़ें ऑप्टिमाइज होती हैं आज की डेट में प्रोसेस कंडीशंस में। तो आप प्रोडक्ट को जब तक नया शेप में लेके नहीं आएंगे, स्मॉल स्केल में, छोटे स्केल में, तो यू नहीं लॉन्च कर सकते प्रोडक्ट्स। तो आपसे मेरी एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ओपनली डिस्कस करें। आपको इंदौर में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जिनसे आप मिल सकते हैं, जा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एंड अपने आइडिया को डेवलप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, किसी का भी एनी क्वेश्चन इंडस्ट्री से, एनी इंडस्ट्री से रिलेटेड। सर जो आपने वो टी का बोला था, तो उसके मतलब टेस्टर कैसे बनते हैं? टी चाय, हाँ जो आपने बोला था ना जो टेस्ट करके बनाते हैं, इसकी भी एक टी बोर्ड का एक इंस्टीट्यूट है, समझ गए ना, गुवाहाटी में, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो वो आपको टेस्ट करना सिखाते हैं कि कैसी टी का कैसा टेस्ट आएगा। तो दिन भर वो केवल चाय पीते हैं, जैसे ऑर्डर स्पेशलिस्ट है उससे दिन भर ऑर्डर करता है। जैसे आप जाते होंगे आजकल मॉल्स में रखते हैं, स्ट्रिप रखते हैं, वो स्ट्रिप में से मार के वो आप कहते हैं आप टेस्ट। इस प्रकार चाय का एक सिप मार के टेस्ट किया जाता है। तो केमिकल टेस्टिंग नहीं होती है, इस टेस्टर आपका टेस्ट कैसा है, वो ट्रेनिंग्स हैं उसकी 2 साल की। तो वो आप यदि ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको एक नॉलेज धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जैसे आप नए कहीं डॉक्टर हैं तो नए बने तो आपको इनिशियली मेजर ऑपरेशन करने पर धीरे धीरे आप 2-3-4 साल में उसको आपको एक्सपीरियंस होती जाता है। यस यू कैन आइडेंटिफाई दिस प्रॉब्लम, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट नहीं है। फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत स्कोप बड़ा है, क्योंकि आज की डेट में 99% बच्चे स्प्रे करते रहते हैं। तो ये जो मार्केट है बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है एंड डिफरेंट फ्रेग्रेंस। आपको जैसे मिट्टी की खुशबू आती है ना भीनी, अपनी पानी फर्स्ट स्प्रे के साथ जो रिलीज होती है पानी बरसात के बाद, आप यदि कन्नौज में जाएंगे तो आपको बाकायदा परफ्यूम मिलेगा वाला फ्लेवर। तो आपको ऐसे डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट ऑर्डर, फिर उसके कॉम्बिनेशंस चलते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन किस में फिट होगा, किसका कॉम्बिनेशन कैसे फिट करना है। वो ऑर्डर स्पेशलिस्ट का काम होता है कि वो किस प्रकार से उसको शेप दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है।
तो स्कोप मेरा कहना इमेंस स्कोप है, ये है कि डेडिकेशन चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कि 3 साल की डिग्री ले ली है तो अब सरकार की जिम्मेदारी होगी नौकरी मेरे को दे, नहीं। ये मैंने 5 साल की डिग्री ली है तो सरकार की जिम्मेदारी मेरे को नौकरी दे, ऐसा नहीं है। जितना आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फील्ड में लेंगे आप उतना अच्छा उसके अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं आपने लिया तो फिर आप उस चीज़ में फिसल जाएंगे। अभी हम लोगों ने स्वीट्स, इंडियन स्वीट्स हैं, मेरे को ध्यान है कि 2012 में आया ऑर्गेनाइज वन सेमिनार फॉर ये नमकीन और मिठाई वालों के लिए। देन आए कार्ल कैडबरी की जनरल मैनेजर थी R&D की मिसेस ज्योति बालिगा, आज भी याद है। ज्योति बालिगा को मैंने कॉल किया था एज इनके लेक्चर देने के लिए, क्योंकि शी वाज GM ऑफ R&D ऑफ कैडबरी। अब वो नेचुरली अंग्रेजी बोलने की आदत रहती है, जिसमें मैं इसलिए नहीं बोलता, हिंदी में मैं कहता हूँ बच्चे हैं तो बात करेंगे, तो वो इंग्लिश में बोलने लगी उसका एज यूजुअल। तो जितने मिठाई वाले थे तो सब ऐसे ही हैं, साहब इसको बंद करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने मैंने कहा ठीक है मैं पूरा ट्रांसलेट करूँगा, ये बोलेगी आई विल ट्रांसलेट। देन वो 1-1.25 घंटा उसका लेक्चर चला था, देन ट्रांसलेटेड। फिर मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया कि हमारी इंडियन स्वीट्स इज हाउ मच बेटर देन कैडबरीज चॉकलेट्स। तो ज्योति बालिका कहती थी यदि इसको आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाएंगे तो ये जो हम लोगों का मार्केट है चॉकलेट्स का खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे इंडियन स्वीट्स में, बेहतर बेसन की हो, दालों की हो या मिल्क की हो या कोई भी, हमारे यहाँ की जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसका 10% भी वो स्टैंड नहीं करती। हम अपनी स्वीट्स को मार्केटिंग नहीं कर पाए, हम अपनी स्वीट्स की सेल्फ लाइफ नहीं दे पाए, हमारी स्वीट्स 5-7 दिन में खराब हो जाती है। अब हम लोगों ने इसको मॉडर्नाइजेशन चालू किया है, तब देन आई एम वर्किंग विद दिस नंदिनी। हम लोगों ने मिठाई की सेल्फ लाइफ रूम टेम्परेचर पे, अदरवाइज चिल कंडीशन में तो चली जाती है, रूम टेम्परेचर पे वी अचीव्ड अप टू 3 मंथ्स स्वीट्स को। तो एक्चुअल में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पिछले 10-12 साल में ही चालू हुए हैं पूरे इंडिया में, डिफरेंट। मेरे को ध्यान है 2007-8 में मैं गया था सोलन, हिमाचल प्रदेश को गया है, हिमाचल में एक सोलन करके जगह है, उसके पास है पोंटा साहब, कोई सरदार होगा तो जरूर गया होगा पोंटा साहब। पोंटा साहब में एक हिमालय ड्रग करके प्लांट है, वो उस जमाने में फ्रोजन समोसे बनाता था। एंड उस जमाने में 10,000 समोसे, फ्रोजन समोसे यूज टू मार्केट टू US। दिल्ली से डेली मॉर्निंग फ्लाइट से 10,000 समोसे उसके वहाँ जाते थे। वहाँ से जो उसका प्लांट देखा, वो कंसेप्ट लेके आए, देन वी स्टार्टेड लॉन्चिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ही वाज मार्किंग ओनली समोसा, हमने कहा दिस इज कंसेप्ट इज गुड, देन वी स्टार्टेड लॉन्चिंग की डिफरेंट प्रोडक्ट। तो आपको आइडिया कहीं से मिलता है, आप उसको कहीं और यूज़ करते हो, आइडिया कहीं X मिलता है, भाई चीज़ें डेवलप होती है। तो चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आप देखेंगे ना कि बहुत है। हमारे यहाँ इतनी प्याज हमारे यहाँ काफ़ी होता है, लहसुन काफ़ी होती है। आपको इंटरेस्ट है नहीं इन चीज़ों में, नहीं मालूम पड़ा कि बस, क्योंकि इंडस्ट्री वालों को जरूर मजा आता है कि जिनको इंडस्ट्री लगानी होती है। हमारे यहाँ से लास्ट ईयर जो प्याज एक्सपोर्ट हुआ है, डिहाइड्रेटेड ऑनियन जिसे हम बोलते हैं, दैट वाज 28,000 मेट्रिक टन फ्रॉम वन प्लेस। महुआ करके राजकोट के पास एक जगह है छोटी, जहाँ से ये डिहाइड्रेटेड ऑनियन बनाते हैं। दे ऑपरेट ओनली फॉर 4-5 मंथ्स, 6 मंथ्स चलता है उनका प्लांट, 6 मंथ्स प्लांट बंद रहता है। 118 यूनिट्स हैं वहाँ, 118 यूनिट्स। एंड ब्यूटी है कि गार्लिक हमारे यहाँ से जाता है, मंदसौर से, नीमच से, इंदौर से। गार्लिक वहाँ प्रोडक्शन नहीं है, गार्लिक का प्रोडक्शन हमारे इस बेल्ट में जाता है, यहाँ से वहाँ जाता है, दे रिप्रोसेस इट। और आप इटली वाला जो पिज़्ज़ा खाते हैं, जो इस पर प्योर इटली ब्रांड पिज़्ज़ा आएंगे जो आपको, उसमें जो टमाटर यूज़ होता है, टमाटो फ्लेक्स जो यूज़ करते हैं, वो सन ड्राइड यूज़ करते हैं, वो हीट ड्राइड नहीं यूज़ करते हैं, दे यूज़ ओनली सन ड्राइड। एंड दिस टमाटो सोलर ड्राइड फ्लेक्स की कास्ट इज 700 रुपीज़ पर kg, 700 रुपये पर किलो। तो आप कौन सा सेगमेंट इकट्ठा कर रहे हैं, किस सेगमेंट को क्या चाहिए, यदि आप फोकस्ड हैं तो आपको मार्केट मिलता चला जाएगा। और यदि आप फोकस नहीं है और प्रोडक्ट को ऐसी जगह जाकर मार्केट कर रहे हैं जो इसको यूज़ ही नहीं करता है, तो आप फेल होना है आपको। तो आप यदि मार्केट फोकस करके करते हैं कि मेरे को मेरा सेगमेंटेशन ये है, इस सेगमेंट में ही मेरे को मार्केट करना है, तो वो फिर प्रोडक्ट आपका मार्केट हो जाता है। अब जैसे वो बना रहे IIM के बच्चे लोग खरगोन के पास, यदि वो इंदौर मार्केट में इतना बड़ा मार्केट नहीं है, तो दिनों की इस फोकस पूना, बंगलोर, इसमें जाना है, वो लोग उसमें चले गए। अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है एग्रीकल्चर के अंदर,
हाइड्रोपोनिक्स समझते हैं? हाइड्रोपोनिक्स में, तो हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो कंसेप्ट ये है कि नो सॉइल, ओनली वाटर, फंगल ग्रोथ होती है, कुछ दूसरे ग्रोथ होती है, तो वो उसमें प्रॉब्लम खत्म है। सेकंड, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के अंदर मिक्स कर, मान लिया उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, तो एक रिक्वायर्ड रेशियो के अंदर मान लिया पालक है, तो पालक की ब्यूटी ये है कि ग्रीन तो ठीक है, उसका आयरन कंटेंट होना चाहिए, तो जो न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट लिक्विड में होती है। तो हाइड्रोपोनिक का हमारे यहाँ इतना बड़ा मार्केट नहीं डेवलप हो पाया है, भी नहीं, पर ये डेवलप कहाँ हुआ है? पूना में है, बेंगलोर में है, बॉम्बे में है, ये पब्लिक कहते हैं प्योर ऑर्गेनिक चाहिए, दे आर रेडी टू पे एनी अमाउंट, तो वो दे आर यूजिंग हाइड्रोपोनिक वाला। हमारे यहाँ मेरे को अच्छी तरह ध्यान है, फ्लावर्स, कट फ्लावर्स, अभी मालूम नहीं क्या है, 2014 मैंने स्टडी कराई थी, इंदौर में पर डे कट फ्लावर्स पूना से आते थे और नासिक से आते थे। रोजेस आते हैं ना, आप वैलेंटाइन डे के दिन देते रहते हैं एक दूसरे को, दैट कट फ्लावर्स उस टाइम आते थे 13-14 में 3 लाख रुपीस पर डे के कट फ्लावर्स। हमारे यहाँ कट फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं था। अब कट फ्लावर्स पॉली हाउसेस में होते हैं, टिश्यू कल्चर्ड हैं, तो आप जो नई जनरेशन करें, आज की डेट में बुके देने का बड़ा कंसेप्ट है, इसको दो उसको दो, चलता रहता है, तो दैट इज अनदर गुड मार्केट। मतलब अपॉर्चुनिटीज मेरा कहना अनलिमिटेड है, और वाटर रिसोर्सेस लकीली आपका नर्मदा है, नर्मदा के आसपास किनारे पे आप जाते हैं तो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है, वाटर प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन ग्रो लाइक एनीथिंग। एनी और मोर क्वेश्चन? मैं इसलिए पीपीडीपी नहीं चलता क्योंकि वो इंडस्ट्री वालों के एंगल्स चलता है, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाला है तो उसको क्वेश्चन रेस करता है कि पॉइंट पे, तो ठीक है। कोई इंडस्ट्री लगाने के मूड में या सब नौकरी करने के मूड में? सर ये सब तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हो गया है। अगर जैसे हम लैंड ब्रोकरेज की बात करते हैं, लैंड, तो लैंड ब्रोकरेज, जैसे अगर किसी को इमीडिएटली अगर किसी को अपनी लैंड सेल करनी है, हाँ, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाती है, या तो उसे कम ही मिलती है, जैसे हाँ, ऑब्वियस केस में अपन देखते हैं। अगर हमें इंदौर में अगर कोई फ्लैट देखना है, तो उसके लिए भी हमको डिफरेंट ब्रोकर से कनेक्ट होना पड़ता है, उनको अलग ब्रोकरेज देनी पड़ती है। तो जैसे OIX होटल उसमें बुक करते हैं, तो उस सिस्टम से अपन लैंड ब्रोकरेज में भी कर सकते हैं क्या? किसमें? गवर्नमेंट फंड से? यस सर। नहीं, नहीं, इट इज ओनली फॉर इंडस्ट्री। लैंड में तो फिर रियल एस्टेट बिजनेस चालू हो गया। जैसा रियल एस्टेट नहीं होगा। गवर्नमेंट जो फंडिंग करती है वो इंडस्ट्री के लिए, जिसमें वैल्यू एडिशन की बात है, कि जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, और कंट्री की जो जीडीपी है, अब आपको मालूम है कंट्री की जीडीपी आज की डेट में कितनी है? आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, 3.83 ट्रिलियन डॉलर, ये हो गई हमारी नॉमिनल जीडीपी। और परचेस पेरिटी के हिसाब से परचेसिंग पावर कितनी है आपकी रुपी की, या आपकी करेंसी की, या आपके इंडियन अगेंस्ट में, तो हम लोगों की ऐसे हिसाब से वी आर 5th इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, 3.83 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से। उसके हिसाब से हम 9.93 ट्रिलियन डॉलर पे 3rd इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारी जो परचेसिंग पावर जो है हमारे पास, हम सस्ती चीज़ें मिलती हैं, सब्जी हो या कुछ भी चीज़ हो, सस्ता है, तो हमारी जो परचेस पेरिटी आती है वो 9.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जाती है। तो ये जो आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हो, जो बूम है, ये बूम रहने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बूम्स आते हैं, अभी ये जो पीक पे आ गया है, अभी 8-10 साल बैठा रहेगा, फिर 8-10 साल बाद फिर राइज होगा। जितने आप प्लाट्स कट जाते हैं किसी भी सिटीज़ में, वो इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैं हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, मैं कहूँगा मेरे बच्चे हैं, इस बच्चे को बाद में काम में आएगा, तो एक प्लांट खरीद के पटक दिया। अब मैं तो भगवान के पास चले गया, अब ये बच्चा यदि इंडिया में रह रहा है तो ठीक हो रही, ये बाहर निकल गया तो फिर भी सेल में आ जाता है। तो ये जो 2008 में अमेरिका में जो प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम यहाँ भी आएगी। मैं अपनी कॉलोनी में जिसमें रहता हूँ, मैं जो स्ट्रिप है, हम लोग 14-15 फ्लैट मकान हैं इस लाइन से, इंडिविजुअल्स। हम लोग बात करते हैं, उसमें से 2 हाई कोर्ट जज हैं, 5-6 लोग हम शाम को इस बात करते हैं, हम क्या 7-8-10 साल में हम भगवान के पास होंगे तो ये 10 मकान सब खाली होंगे, ये सब सेल में होंगे, क्योंकि किसी का बच्चा नहीं है और कोई यहाँ रहने के मूड में नहीं है, तो ये सब अन सेल होंगे, सब बिक जाएंगे 7-8 साल में। अभी आज तो आप रह रहे हो, लाइव हो,
बाकी खत्म। तो जितना आप सोचते हो उतना है नहीं, ये एक्स्ट्रा हर जगह है ये। आप देखो कितने फ्लैट्स खाली इंदौर में पड़े होंगे। हमारे यहाँ कई हॉस्टल लोगों ने बनाए और नहीं चलते हैं, एक आध साल चलाते हैं, वाइंड अप हो जाते हैं। तो वो एक सर की सिचुएशन आती है। थैंक यू सर। ओके, और किसी कोई क्वेश्चन कैन आस्क? इंडस्ट्री से कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड हो आपको, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर दे सकूं। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा कुछ मत करिए। यदि आपको किसी भी मार्केट में नॉलेज बढ़ाना है अपना, क्योंकि आप नेट पे तो देखते रहते हैं, आप एग्जीबिशंस, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो, मान लिया आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, या फॉर एग्जांपल आपको कुछ क्रॉकरी में या किसी एक्स फील्ड में, तो इंडिया में डिफरेंट एग्जीबिशंस डिफरेंट प्लेसेस पे होती हैं। आप उन एग्जीबिशंस में जाइए। तो एग्जीबिशंस में क्या होता है, नए प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं, कुछ पुराने प्रोडक्ट भी डिस्प्ले होते हैं। क्या कास्टिंग आ रही है, क्या कास्टिंग नहीं आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, आपको एक आइडिया होगा। वो आपको कई जगह, बाकी जगह नहीं मिलने वाला। जो बेस्ट आइडिया आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस में। आप कभी मौका मिले, जब भी 2, 4, 5 साल जब भी आपको मौका मिले, आप फूड इंडस्ट्री में यदि आपको देखना है तो दुबई में एक एग्जीबिशन होती है गल्फ फूड करके। ये फरवरी में अभी है, फरवरी मार्च में होती है। 4 दिन की एग्जीबिशन होती है एंड पार्टिसिपेंट करीब थ्रू आउट वर्ल्ड से करके 6,000 साढ़े 6,000 एग्जीबिटर्स होते हैं। यदि आपको मान लिया आइसक्रीम साइड चले गए तो आइसक्रीम बनाने वाले आपको 100 टाइप्स की डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम्स मिल जाएंगी। यदि आप एनर्जी ड्रिंक्स में गए तो आप 50 एनर्जी ड्रिंक्स वाले मिलेंगे। तो आपको जो वहाँ जाके एक फील होता है कि वर्ल्ड में प्रोडक्ट वाइज एंड प्रोडक्ट कैसे चेंज हो रहे हैं, कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, कैसे आ रही है, वो आपको आइडिया होता है। कि जो चारा प्रोडक्शन है, चारे का जो प्रोडक्शन बताया आपने मेरे को, किसका? वो चारा प्रोडक्शन, चारा का? हाँ, तो हाँ। सर वो अभी इतना नहीं होता ना, क्योंकि अब सबने लैंड ले ली अपनी अपनी हाँ। जगह, अब सीमित होगी और मिलती नहीं है ना, इतना चारा मिलता नहीं कहीं। आप दूर जाओ ना, वाई यू आर नियर टू सिटी। आप सर, यदि आज भी गांव में भी जाते हैं तो सर जगह अब सबकी अपनी अपनी जगह हो गई है उस जगह। तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आप देखो 2 चीज़ें होती हैं। जो साइलेज होता है, साइलेज क्या होता है, कट वाला होता है। कोई भी ग्रीन फोडर में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आप केवल चारा ही उगाओ। अब आपका जैसे मान लिया अभी चना आया, हरा चना, या पत्ता गोभी का वेस्ट आया, फूल गोभी का पत्ते फेंकते हैं, या आप कोई भी ग्रीन फोडर जो निकलता हरी सब्जी का, गाजर है, गाजर का नीचे वाला पोर्शन यूज करते हैं, ऊपर वाला बेकार है। तो गाजर का जो ऊपर पोर्शन है उसको कट करके आप एनारोबिक ऑक्सीडेशन करो। आप उसके पूरा वो है कंपोजिशन, नॉन कंपोजिशन है, अपने इंडिया में यूज नहीं होता पर एब्रॉड काफ़ी यूज होता है। तो हर का नॉन कंपोजिशन है कि इसमें ये कंटेंट है, इसमें ये कंटेंट। तो आप एवरेज कंटेंट कितना मेरे को प्रोटीन रखना है, और मान लिया आपको कहीं कैल्शियम कम पड़ रहा है किसी प्रोडक्ट में, तो आप कैल्शियम के साल्ट्स मिलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं, जिससे वो कैल्शियम का जो रेशियो है या मैग्नीशियम का रेशियो मेंटेन कर देते हैं। तो वो जो स्कोप है, क्योंकि ग्रीन फोडर नहीं मिलता है मार्च के बाद से लेके जून तक ग्रीन फोडर की बड़ी प्रॉब्लम चलती है। और गाय को सबसे ज़्यादा पसंद खाती भी वही, और जो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है दूध की, वो ग्रीन फोडर से आती है। तो ग्रीन फोडर तो उनको चाहिए होता है, पर ग्रीन फोडर हर साल नहीं मिल सकता। और अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जितने भी है ऑर्गेनाइज सेक्टर हो रहा है। पहले गाँव में था कि, अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी भी मैक्सिमम प्रोडक्शन उसी का है। मैं कल पढ़ रहा था उसको, क्योंकि मैं एक मिल्क प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। एक 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जोशी वालों का आ रहा है। उसमें हम लोग 1.25 लीटर पर डे मिल्क प्रोसेस करेंगे, सवाल। तो मैं जब वो लगा रहा था, मैंने उससे पूछा तुम्हें दूध मिलेगा? मेरे को डाउट था कि दूध मिलेगा इतना तुम्हें। साहब मिल जाएगा। एंड में 6 महीने में उसने सेटअप बनाया। उसको कहता साहब मिल्क तो मेरे पास 1.5 लाख लीटर ले लूँगा मैं, इतना गाँव में मिल्क है। उनका कलेक्शन पॉइंट्स होते हैं, कलेक्शन पॉइंट होते हैं, चिलिंग पॉइंट होते हैं, चिलिंग पॉइंट पे वो कलेक्शन होकर फिर आता है। अब ये होता है कि उसमें आजकल क्या सब एडल्ट्रेशन करते हैं, किसान इतने सीधे नहीं हैं, सब कलाकार हैं। अब उनको प्रोटीन चेक करना है तो आप प्रोटीन नाइट्रोजन से चेक करते हो, मेथड नॉर्मल मेथड से, तो लोग उसमें यूरिया मिला देते हैं। फेट है तो उसमें पाम ऑयल मिला देते हैं, तो आपका फेट % 6 से 6.5 हो जाता है। तो अब उसको स्पॉट टेस्ट सब आ गए हैं, तो जहाँ लेते हैं वहाँ सब जगह स्पॉट टेस्ट होता है। वो चेक होने के बाद मिल्क होता है, फिर उसको प्राइस पे की जाती है।
मैं भी देख रहा था कि टोटल मिल्क अमूल वाला डिफरेंट प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया पर डे कितना मिल्क लेता है वो, कितना सोचते होगे तुम? पर डे ही इज कलेक्टिंग 8 करोड़ 30 लाख लीटर पर डे, 8 करोड़ 30 लाख लीटर पर डे मिल्क उसका डिफरेंट प्लांट्स में होता है इंडिया में। तो दूध की जो अवेलेबिलिटी हम आपको कि कम नहीं है और लोग प्रोडक्टिविटी और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम पहले इतना पनीर खाते थे, आज से आप मदर पूछना अपनी 25 साल पहले पनीर नहीं खाती थी, इतने रसगुल्ले खाते थे नहीं खाते थे। मिल्क के जो प्रोडक्ट है हम लोगों का कंजप्शन, हम आइसक्रीम इतनी खाते थे नहीं खाते थे। अब वो कंजप्शन सबका बढ़ते जा रहा है, तो कंजप्शन बढ़ रहा है तो कहीं से तो चाहिए, इनपुट भी चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी हर फील्ड में बढ़ी है, ऐसा कोई एरिया नहीं है। आप कपड़े पहनते हैं, मेरे को अपने मालूम है कि हमारे मतलब बोलना नहीं चाहिए, हम मेरे फादर वाज हाई कोर्ट जज, पर आई रिमेंबर वी गेट 2 ड्रेसेस इन ए ईयर, वन ऑन बर्थडे एंड अनदर ऑन दशहरा, नो थर्ड ड्रेस। जबकि ऐसा नहीं कोई बाबू फादर पर ड्रेसेस फिक्स थी कि आपको एक बर्थडे मिलेगी। और आप आज की डेट में एक बच्चा साल में कम से कम 40-50 ड्रेस खरीदता है, ये गया खरीद के लिए आता, वो गया खरीद के लिए आता है, क्योंकि डिस्पोजल ऑफ जो आपका डिस्पोजल इनकम बहुत बढ़ गई, तो आप खर्च करते हो, पहले नहीं था ये। तो आप ये चिंता मत करो कि मार्केट इज देयर। आप लोग बात क्या कहते हैं, मैंने प्लांट लगा लिया, मैं काम नहीं करूंगा, मेरा ये वाला काम करेगा, ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में आपको काम करना है। यदि आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे इंडस्ट्री में तो आपकी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। आपको शुरू में, क्योंकि आप हाँ 10, 15, 20 साल बाद जब आप अच्छा कंट्रोल हो गया, देन यू कैन ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स कि यस दे विल ऑपरेट। ठीक है, ओके, नो क्वेश्चंस, थैंक यू, नमस्कार। Thank you, sir, for enlightening us. Before we end this seminar, as a quick recap summarizing our seminar, today we learned introduction and history of MSME sector, overall support system for MSMEs by central government, state government, and district industry center, and various technology centers and upcoming center for MSMEs. Now, I would like to invite Dr. Kailash Patel, sir, to present memento to our honorable guest. Sir, please join us on stage. Thank you, sir. Let's take a moment to applaud our honorable guest, all the members of e-learning department, respected faculties, and the students for their contribution and making this seminar a glorious event. Thank you all.